हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना और इसके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1917 से। यही वो दिन था जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया जिसे मॉन्टेगू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये कहा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है, और दूसरा ये कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओगे कब तक। अगर बात करें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तो ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी का ही टॉपिक है, और इसे ठीक से समझने के लिए पार्लियामेंट, इलेक्शंस, नो कॉन्फिडेंस जैसे कुछ और टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो पावर में सिर्फ तभी तक रह सकती है जब तक कि वहां के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मतलब अगर आप अपनी खुद की चुनी हुई सरकार को जब चाहे गिरा दो तो ऐसी सिस्टम को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम कहेंगे। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही थी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे कब तक। तो अगस्त डिक्लेरेशन में ये कहीं पर भी नहीं बताया गया था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब तक बनवाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन कब बनाई जाएगी इसका उनको भी शायद कुछ नहीं पता था। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि साल 1917 में जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में आने वाले समय में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, या कहें कि सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसे हम डोमिनियन स्टेटस भी कह सकते हैं। अब देखो, इन दोनों सिचुएशंस में अंतर जमीन आसमान का है। यहाँ पर वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रूल था, जबकि यहाँ पर इंडिया में इंडियंस के द्वारा चुनी हुई सरकार का रूल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था कि धीरे धीरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया जाएगा, और इस तरह स्लोली स्लोली इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने को लेकर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, जिसे मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए काफी सारे सुधार किए गए। भारतीय लोगों की ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी काफी बढ़ाई गई। फॉर एग्जाम्पल, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या 1 से बढ़ाकर अब 3 कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, फाइनेंस कमेटी जैसी इंपॉर्टेंट कमिटीज में भी इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा था अब। और इसके अलावा इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स को अब इलेक्शंस के द्वारा चुना जाएगा, और ऐसा हुआ भी। साल 1920 में इंडिया के पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, जिनके बेस पर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की मेजोरिटी ऑफ सीट्स को फिल किया गया। इसी के साथ साथ इस एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस बनाने के बारे में भी कहा गया। इसी एक्ट ऑफ 1919 में एक प्रोविजन ये भी था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल के बाद यानी 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो मॉन्टेगू केम्सफोर्ड एक्ट के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करेगा, और साथ ही साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी देगा कि इंडिया में और क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तय समय से 2 साल पहले ही यानी 1927 में ही इस कमीशन को सेटअप कर दिया गया। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया, और मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जहां पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, प्रिंसली स्टेट्स और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोगों को इनवाइट किया गया था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 के नवंबर महीने में। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1934 में एमएन रॉय साहब ने कहा कि देखो यार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाने के बारे में तो आप सोच रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है,
बट हर एक गवर्नमेंट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और गवर्नमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना होता है। तो जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की आप बात कर रहे हो, उसको भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो कहने का मतलब 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया गया। अच्छा, वापस से हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। 1930 से 1932 के बीच जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनके बेस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बना दिया गया था और प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपने गोल से काफी करीब आ चुकी थी। उन्होंने बोला था कि पूरे देश में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है, तो उसकी शुरुआत वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो इस एक्ट के जरिए उन्होंने एटलीस्ट प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बना दिया था और इसी के साथ साथ ज्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिए गए थे। अब अराउंड 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट्स आ गए थे, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा था। तो इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और 1938 में तो इसी डिमांड को एक स्टेप और आगे ले जाया गया। नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर एक डिमांड की। उन्होंने कहा कि देखो, बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो हमें चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को दी जाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस ही होने चाहिए। साल 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अगस्त ऑफर दिया गया। यहाँ पर नेहरू जी की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये था इंडियन पॉलिटी सीरीज का पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हमने 1917 से 1940 तक के बीच का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को फिनिश कर देंगे और साथ ही साथ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत सारी डिटेल्स कवर करेंगे।